बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी हुई है 3/4। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सबसे पहले पॉइंट में चेंज करेंगे। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि नंबर लाइन हमारे पास क्या चीज़ होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो मिड से 0 से स्टार्ट होती है और इसके राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अपनी मर्ज़ी, जहाँ तक ज़रूरत होती है हम वहाँ तक ये सारे नंबर्स लिखते जाते हैं। अब हमने सबसे पहले 3/4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने पॉइंट में चेंज किया। पॉइंट में हमने चेंज किया, हमारा आंसर आया 0.75। हमने इस लाइन को 0 से स्टार्ट किया, राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी 5 तक, लेफ़्ट साइड पे हमने नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी। अब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो पॉजिटिव थी, इसका मतलब है हम 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे। ये है 0.75। आपने याद रखना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो 10 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है वैल्यू। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुई है तो 7th पार्ट तकरीबन यहाँ पे बनता है, हम यहाँ पे 3/4 लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -1/3। इसको हमने पॉइंट में चेंज किया, हमारा आंसर आया 0.333 अप टू सॉन। ये हमारे पास नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेफ़्ट साइड पे होंगे और 0 से लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो यह है 0.3, मतलब 0 के बाद और -1 के दरमियान 10 पार्ट्स में ये वैल्यू डिवाइड हुई होती है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास अप्रॉक्सीमेट यहाँ आके बनेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे -0.33 या आप -1/3 जो भी लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 4 होल 1/3। सबसे पहले हम इसका होल सोल्व करेंगे। होल सोल्व करने का तरीका हमारे पास ये है कि ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है इसको ये साइड वाली वैल्यू से हम करते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 12 और जो ये न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है वो हम इसमें कर देते हैं ऐड। तो हम करेंगे 3 4 12, 12 + 1 13 और डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/3। इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर बना 4.33। अब हमने उसी तरह नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पे हमने 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी और ये हमारा आंसर बन रहा है 4.3। तो हम यहाँ 4 तक गए। 4 के बाद हमने कितने लाइन पे, अगर 10 लाइन में ये 4 और 5 डिवाइड हुए हैं 10 पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट तक देखेंगे। 4 के बाद तीसरा हिस्सा 4.3 यहाँ पे हमने लिख दिया। चाहे आप ये 13/3 लिखें या 4.3, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास -√8। इसको हमने पॉइंट में चेंज किया, हमारा आंसर आया -2.828। हमने बेसिकली पॉइंट के बाद एक सिंगल वैल्यू देखनी होती है। तो 2.8 है तो नेगेटिव है, हम सबसे पहले 0 से लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद हमने 2 और 3 के दरमियान 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 8th पार्ट किधर बन रहा है, तो 2 और 3 के दरमियान 8 पार्ट इधर बन रहा है तकरीबन, हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया। तो ये हमारा आ गया -√8। नेक्स्ट है हमारे पास +√8। इसको भी हमने पॉइंट में चेंज किया तो हमारे पास आया 2.8। इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब ये है 2.8 तो यहाँ से हमने फर्स्ट 2 पॉइंट, उसके बाद हमने पॉइंट के बाद देखने हैं बच्चे 8 स्टेप। तो यहाँ पे तकरीबन बन रहा है क्योंकि दो वैल्यूज़ 10 हिस्सों में डिवाइड हुई होती हैं, तो 8th पॉइंट तकरीबन यहाँ बन रहा है तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया √8। ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसी तरह का पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है 4 होल 1/3, लेकिन साथ माइनस है। हम क्या करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 +1 या जगह 9/2, -9/2 हमारा आंसर आ गया। इसको हमने पॉइंट में चेंज किया तो यह आया -4.5। अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ की तो हम माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे 4 के बाद हमने क्या करना है, 5 स्टेप आगे जाना है क्योंकि 4 और 5 के दरमियान 10 वैल्यूज़ में डिवाइड हुआ होता है। तो 0.5 अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल 4 और 5 के मिड में बनता है तो हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। इसको दोबारा हम पॉइंट में चेंज करेंगे। 0.3 आया, नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, पॉजिटिव आंसर है तो राइट साइड पे, और हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है तो हम 3 स्टेप तक जाएंगे। तकरीबन यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 1/3, हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/8।
इसको पॉइंट में चेंज किया हमने तो -0.875 आया। हमने बेसिकली पॉइंट के बाद एक वैल्यू देखनी है, तो 0.8 को हम, चूँकि नेगेटिव है तो माइनस से लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे हम 8 स्टेप तक जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे तकरीबन बन रहा है, तो -7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है वो कहते हैं भाई उसमें आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो आपने बतानी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 × y-2 = y-2। अगर किसी भी चीज़ को किसी दूसरे एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और पहला नंबर चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि मल्टीप्लाई होने से उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे y-2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, इसकी पहचान चेंज नहीं हुई, वो नंबर वैसे ही है y-2, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो चीज़ वैसी ही रहती है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है 1 से मल्टीप्लाई करने से। अगर हमने किसी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है 10 का, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/10, उससे ये होगा कि आंसर 1 आएगा। मतलब आपने जिस भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है उसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि कटिंग होने के बाद आंसर 1 आए हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यही हो रहा है कि 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी चीज़ को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए तो उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x + 2 + y और y + x + 2। इसका मतलब देखिए, इधर इन्होंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को सम अप किया, फिर थर्ड वैल्यू को ऐड किया, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे उन्होंने फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही रहने दिया, लास्ट 2 वैल्यूज़ को सम अप किया, उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड किया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कि किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया जाए तो वो आंसर 0 आए, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, कि ऐड करने से उस वैल्यू का आंसर 0 आए। अब हमारे पास अगर -3 भी है तो हम उसमें प्लस कर देंगे 3 भी, तो हमारे पास इन दोनों को कटिंग करने के बाद आंसर 0 आएगा, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। अगर यहाँ पे हमारे पास होता मिसाल के तौर पे 5, तो हम उसमें से करते -5। हम कैसे कहते, हम करते 5 + -5, तो हमारा आंसर आता 0। तो इसको हम कह देते कि ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स, के ऐड किया है उसका इन्वर्स ऐसी वैल्यू कि जिसको प्लस करने के बाद आंसर हमारे पास आया है 0। तो इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐसे ऐड किया जाए कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 1 - 1 = x + 5 - 1। इसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड किया है, थर्ड वैल्यू को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, =, फिर फर्स्ट वैल्यू को इन्होंने छोड़ दिया, लास्ट 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया है, देन फर्स्ट वैल्यू को ऐड किया है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमने -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट 2 - y = 6 + 3y। बेसिकली इन्होंने यहाँ क्या किया है, ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू होती है, ये ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो इस रूल को हम कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे किया है, -3 2s are 6 और माइनस प्लस 3 × y 3y। इस रूल को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है इनमें, लेकिन हमने ब्रैकेट के बाहर वाला जो रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो इस रूल को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहते हैं x इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है x से 0 से छोटी तमाम वैल्यूज़ को।
अब हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसी तरह 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव वैल्यूज़। अब उन्होंने कहा है 0 से छोटी तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। अच्छा, ये कुछ बच्चों को साइन भूल जाता है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये जो साइन लगा हुआ है, ये जिस साइड से इसका मुंह ओपन होता है ना, वो वैल्यू बड़ी होती है, और जिस साइड पे मुंह बंद होता है वो वैल्यू छोटी होती है। इस तरह याद करना आपको आसान होगा। तो आप यहाँ से यूँ पढ़ सकते हैं कि x इज़ लेस देन 0। अच्छा, 0 से लेस देन तमाम वैल्यूज़ आपने इसमें शामिल करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 0 के ऊपर हमने सर्कल सा बनाया और यहाँ एरो का निशान लगा दिया। इस एरो के निशान से हमें ये बात समझ आ जाती है कि इससे बैकवर्ड सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी। इसी तरह अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि -3 और 3 के दरमियान की वैल्यूज़, अब हमें लिमिट दे दी है। अब ये नहीं कहा कि -3 और 3 से ऑनवर्ड या राइट और लेफ़्ट की तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। उन्होंने एक लिमिट दे दी कि -3 से +3 तक। तो हमने नंबर लाइन ड्रा की, यहाँ पे -3 के ऊपर ये हमने सर्कल बनाया और +3 के ऊपर सर्कल बनाया, और ये यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब -3 से +3 तक की तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। तो इसमें क्या करना है, -8 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़, मतलब आगे की तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी। अब हमने नंबर लाइन ड्रा की, तो चूंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए हमने 0 ये इस तरफ से ड्रा किया। हमें पॉजिटिव तो 2-3 भी लिख देंगे काफ़ी है। नेगेटिव -8 से चाहिए था तो फिर वो क्वेश्चन रजिस्टर पे पूरा ना आता। तो हमने यहाँ से ड्रा किया -8, -7, -6, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2। अब -8 के ऊपर हमने एरो बनाया, सर्कल सॉरी, और उसका एरो हमने ऑनवर्ड ड्रा कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो साइन डला हुआ है इसके नीचे ये लाइन एक डली हुई है। इस लाइन का मतलब ये होता है बच्चे कि ये जो वैल्यू गिवन है ये भी इंक्लूड है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो इन्होंने यहाँ पे एरो दिए हुए थे, सॉरी ये निशान दिए हुए थे लेस देन और ग्रेटर देन के, इनके नीचे लाइन नहीं थी। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने इन एरोस को, ये सर्कल्स को खाली छोड़ दिया, ये जो दोनों सर्कल थे। अब यहाँ पे इस सर्कल को हमने फिल किया है। फिल करने का मतलब है कि ये वैल्यू भी शामिल है बीच में। तो ये जहाँ पे आपने ये जो है ग्रेटर देन का साइन देखना है, वहाँ देखना है ये इक्वल टू की लाइन भी है कि नहीं। अगर तो ये लाइन होगी तो आप इस सर्कल को फिल करेंगे, और नहीं होगी तो आप नहीं फिल करेंगे, बस आप ड्रा कर देंगे ऐसे और छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमने उसी तरह नंबर लाइन ड्रा की, 0 से ऑनवर्ड हमने तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है। तो हमने 0 पे सर्कल बनाया और एरो बना दिया। तो ये हमने अपना आंसर लिख दिया। अब इसके नीचे हमारे पास इक्वल टू की लाइन नहीं है तो हम इस सर्कल को कलर नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x इज़ लेस देन -3। -3 से लेस देन तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड होंगे। तो -3 से हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, -3 से ऑनवर्ड तमाम वैल्यूज़, एरो का निशान इस तरफ बना दिया, क्योंकि -3 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, -4, -5, -6, -7 अप टू सो ऑन। तो ये -3 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़। अब लेस देन सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं था इसलिए हमने इस एरो को फिल नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। अब उन्होंने हमें लिमिट दे दी है -4 से +4। अब यहाँ पे देखने वाली बात है बच्चे कि ये हमारे पास इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। अब हम उसी तरह करेंगे, -4 के ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे, यहाँ +4 के ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे लाइन से। लेकिन चूंकि यहाँ इक्वल टू है तो हम इस सर्कल को फिल करेंगे, यहाँ हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा ड्रा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी रियल नंबर्स एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा, वैसे मैं तफसील से आगे बताऊंगी भी। रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं, बच्चों को नॉर्मली बताया जाता है जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, लेकिन जस्ट इतना नहीं है। रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें अगर हम उसको पॉइंट में चेंज करें। तो पॉइंट के बाद वैल्यू या तो स्टॉप हो जाए, जैसे कि 2.1 बस ख़त्म, तो हम कहेंगे ये हमारे पास रियल नंबर है। या फिर पॉइंट के बाद वैल्यू अगर
कंटिन्यू कर रही है तो वो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जैसे 2.11111, जैसे 2.565656 एक्सेट्रा, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, तो इन तमाम डिजिट्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 9x इक्वल्स टू 9x, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया हुआ है x प्लस 2 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3। ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 इज़ लेस देन 4, देन माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4, ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2y प्लस 2w इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू 50, देन 2y प्लस 2w इक्वल्स टू 50, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन में x प्लस 2 ग्रेटर देन y प्लस 4, देन y इज़ ग्रेटर देन x, इसमें हमें रिलेशन बताया हुआ है, इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगला है इफ़ 2 लेस देन y एंड 5 इज़ लेस देन 9, देन 2 इज़ लेस देन 9, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जहाँ हमें 3 रिलेशन दिए हुए, एक वैल्यू का दूसरे से कंपैरिजन, फिर दूसरे का उससे, और फिर लास्ट में फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का कंपैरिजन। -18 इज़ लेस देन -16, देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये कहते हैं हम इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू x।